इस खास गुफ्तगू में बातचीत में हमारे साथ मार्केट आउटलुक 2023 पे बातचीत करने के लिए श्री विकास खेमानी जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। विकास जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पूरी CNBC परिवार की तरफ से आपको पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। बेहद मंगलमय रहे ये आपके लिए साल, स्वास्थ्य के लिहाज से और समृद्धि के लिहाज से, दोनों के लिहाज से। सर बताइए कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस साल को आप? बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा जिस चैलेंजेस की बात हुई है वो है कि डेट, ब्याज दरें इतनी हाई हैं कि शायद लोगों को बहुत अच्छा पैसा डेट पे मिल रहा है। वो इक्विटीज़ के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल होगा इस साल के लिए। आपका व्यू सर इस साल के लिए? जी बिल्कुल। फर्स्ट सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा बिल्कुल आपने सही कहा कि आई थिंक हम इस समय में जो ब्याज की दरें काफी बढ़ चुकी हैं कुछ समय में, और काफी और भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी चैलेंजेस आएंगे जिसके इम्पैक्ट यूएस ग्लोबल स्लो डाउन पे होगी, तो उसका बाजार पे असर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसा इस साल को मैं देखता हूँ 2023 का पूरा अगर आप साल देखें तो इस ये साल जो है जिनको क्या बोलते हैं हेडविंड्स और टेलविंड्स दोनों का मिक्सचर होगा। हेडविंड्स बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स की तरह से है, यूएस में रिसेशन है उसकी उसको लेके है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को लेके काफी अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इंडिया में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमांड स्लो डाउन भी दिख रहा है इंडिया और ग्लोबली दोनों में। इंडिया में स्टेट इलेक्शंस आएंगे जो शायद अगले 5 बड़े स्टेट इलेक्शन है जो अगले साल के लिए सेमीफाइनल माने जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, पर साथ ही ये भी है कि इंडिया में जो आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग को लेके एक बहुत बड़ा माहौल है कि जो चाइना से शिफ्ट हो रहा है उसकी बड़ी ग्रोथ आ रही है। बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट की ग्रोथ आपके काफी समय के बाद चालू हुई है। जितनी भी बैलेंस शीट है कॉर्पोरेट इंडिया की और चाहे वो हाउस होल्ड की काफी अच्छी है। तो अभी बोरोएबिलिटी और पैसा और उधार लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो इस चीज से हमेशा ग्रोथ को कंट्रीब्यूट होता है। तो मुझे लगता है ये जो साल है ये थोड़ा मिक्स साल रहेगा, कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ अपसाइड्स रहेंगी, और ये साल में एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि ये साल थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। इसमें आपको अप मूव भी दिखेंगे, इसमें आपको डाउन मूव भी दिखेंगे, पर नेट नेट जो ट्रेजेक्टरी है वो पॉजिटिव रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर ये काफी अप और डाउन वाला साल रहेगा, और उस उस चीज को नजर में रखते हुए सभी इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। वापस ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, मीडियम टर्म में आप देखेंगे इंडिया जैसी कोई स्टोरी नहीं है। तो अगर मैं 3 से 5 साल का लिहाज का नजरिया देखूं तो काफी प्रॉमिसिंग है। तो ये साल जब जब कभी कोई खराब आए उसको इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज करना चाहिए। विकास जी एक और चीज़, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हेडविंड्स और टेलविंड्स सब अगर आप देखें तो इक्वली हैं इस साल के लिए, लेकिन CY22 जिस वर्ष से हम निकल के आए उसके सेकेंड हाफ में जब पूरे ग्लोबल मार्केट्स अलॉन्ग विद इंडिया उस वॉर से काफ़ी प्रभावित थे, सिंक कर रहे थे, हमको उस ट्रेजेक्ट्री से उस जोन से बाहर निकाल के लाए बैंक्स। थैंक्स टू इंटरेस्ट रेट्स, थैंक्स टू देयर नंबर्स, क्रेडिट ऑफ टेक, NPAs, मार्जिन्स सब बेहद मजबूत थे। क्या 23 की लीड भी बैंक्स ही लेंगे या फिर आपको लगता है कि नहीं, कोई और थीम ओवरटेक कर सकती है बैंक्स को? तो मुझे लगता है ये 23 में भी जो भी परफॉर्मेंस आएगा उसमें लीडर और हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर बैंकिंग ही रहेगा। क्योंकि बैंकिंग के साइकिल, ये बैंकिंग बड़ा सेक्टर है। दूसरी, बैंकिंग की प्रॉफिटेबिलिटी को अभी कोई बहुत बड़ा खतरा और चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा, जो भी माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा ग्रोथ को भी कोई चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा है। सबका इस सेक्टर के प्रति कंफर्ट रहने की वजह मुझे लगता है कि ये ठीक रहना चाहिए। इसमें कोई मुझे कोई तो आई थिंक लीडर मुझे वही लगता है। लीडर जो है वो बैंक्स ही रहेंगे, विकास जी का मानना है, और शायद लीडरशिप 2023 में भी वही कमान करेंगे। अब एक एक करके अगर आप स्पेस की बात करें विकास जी, जिनमें हमने CY22 में बहुत स्ट्रांग मूव देखा, ऑटो, मुझे याद आता है, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ 2 लीडर्स की बात करता हूँ, TVS को देखिए, M&M को देखिए, क्या गजब का मूव दिया। इनके लॉन्चेस बहुत स्ट्रांग थे, इनका EV पोर्टफोलियो अगर आप देखें धीरे धीरे मजबूत हुआ, अपनी योजनाओं से आप देखें उन्होंने बाजार को वाकिफ कराया। क्या ऑटो के लिए ये साल बिलोंग करेगा? मेटल्स को देखिए, स्टिल एट हायर लेवल्स, उनकी कॉस्ट का एक बड़ा कंपोनेंट होते हैं ये। प्राइसेस क्रूड के भी काफ़ी फर्म हैं, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस स्टिल काफ़ी फर्म हैं। ऐसे में क्या
ऑटो एक पर्याप्त अच्छी चॉइस होगी इस साल के लिए? मुझे लगता है ऑटो शायद इस साल एक मिक्स्ड जैसा रहे और काफी ऊपर नीचे रह सकता है, क्योंकि 22 के अंदर जो था एक पेंट अप डिमांड का माहौल था, वॉल्यूम ग्रोथ आया, अच्छा लो बेस था, उसके ऊपर ग्रोथ दिखाई दिया। 23 के अंदर वो एक पेंट अप डिमांड भी थोड़ी कम हुई है, थोड़ा एक्सपोर्ट साइड पे भी आई थिंक हो सकता है स्लो डाउन हो जाए। तो डोमेस्टिक साइड मुझे लगता है रीजनेबल ग्रोथ रहेगी, पर ऐसा नहीं है जो आपको 22 में देखने को मिला। तो उससे उतने रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, पर ऑटो एक 4-5 साल की स्ट्रक्चर साइकिल के बाद बाहर आया है, तो ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर 22 जितना रिटर्न इसमें नहीं आएगा। विकास, ये ऑटो का ही प्रश्न मैं थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करना चाहूंगी। आपने टेस्ला का हाल देखा है अमेरिकी मार्केट्स में। कल मार्केट्स खुले और फिर 12-13% तक की गिरावट देखने को मिली, और कई ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो दरअसल टेस्ला जैसी कंपनियों को कंपोनेंट सप्लाई करती हैं। कई ऐसी कंपनियां हैं जो एस्पायर कर रही है कि आगे चलकर टेस्ला और बड़े विदेशी ईवी प्लेयर्स के साथ काम करेंगी। इस तरह का एनवायरनमेंट जहां पर सेल्स बढ़ नहीं रही है, क्या ये इनके बिजनेस पर भी हावी पड़ेगा? क्या वहां पर आप लोग पोजीशंस काटना शुरू कर रहे हैं? वुड यू बी रादर केयरफुल? देखिए, इंडिया में कोई अभी मीनिंगफुल ईवी प्लेयर है ही नहीं, तो टेस्ला जैसी सिचुएशन पे कंपेयर करना बहुत अलग बात है। और जो भी आज ऑटो कंपोनेंट की भी जो कंपनियां हैं, उनको ईवी एक्सपोजर अभी भी बहुत लिमिटेड है, और टेस्ला के शेयर नीचे जाना और ईवी एज ए सेगमेंट का ग्रोथ होना दोनों अलग बातें हैं, क्योंकि टेस्ला के शेयर जो हैं अलग कारण से नीचे जाते हैं, क्योंकि उसमें भले वो ट्विटर का एक्विजिशन का एंगल है या फिर उसका ओवर वैल्यूएशन का एंगल है, अमेरिकन बाजारों में जो भी कंपनियां ओवर वैल्यूएशन जोन में थे वहां पे करेक्शन हो रहा है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईवी एज ए सेगमेंट विल ग्रो, which company will get market share, whether it will be Tesla or some other company, that's a different matter. तो मुझे लगता नहीं कि EV as a segment will not grow. अगर ऑटो ग्रो करेगा और उसमें EV as a segment will outpace the growth, ये तो गिवन है। तो ऑटो कंपोनेंट जैसी कंपनियों को मुझे लगता नहीं कोई इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। आई थिंक वो हम लोग कई बार शेयर बाजार के मूवमेंट को बिजनेस से बहुत ज्यादा लिंक कर लेते हैं। मुझे लगता नहीं कि टेस्ला की कोई ग्रोथ ऐसा जो पिछली ग्रोथ है उससे बहुत ज्यादा ग्रोथ कम हो गई है, और हो जाने वाली उम्मीद है। ईवी एज ए सेगमेंट विल ग्रो, हो सकता है कुछ मार्केट शेयर शिफ्ट होगा विद इन द प्लेयर्स, बट एज ए स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी ईवी ग्लोबली इज गोइंग टू ग्रो। इंडिया में तो बहुत बड़ा छोटा बेस है अभी, पर धीरे धीरे वो भी एक, अगर आप बेस पे परसेंटेज ग्रोथ देखेंगे तो काफी बड़ी है। क्योंकि कई लोग इन चीजों पर भी थोड़ा सा ओवर थिंक करने लगते, तो मुझे लगा उस पर आपसे सवाल पूछ लेना चाहिए। अच्छा, अब ग्लोबल मार्केट्स में भी अब स्थिति तो साफ है नहीं। हमने देखा है हाल फिलहाल में, जो भारत में हमने एक विंडो खोली थी कि आप अमेरिकी स्टॉक्स में भी पैसा लगा सकते हैं गिफ्ट सिटी के थ्रू। आई रियली डोंट नो वहां पर कितना पिकअप देखने को मिला है। एक निवेशक जिसने शायद नया निवेश करना शुरू किया हो पिछले साल या फिर इस साल से कर रहा है, अगर उसने पैसा कमिट करना है तो क्या आप कहेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजारों पर ही ध्यान देना है? ये विदेश में क्या होगा, कब मार्केट वहां पर पलटेगा, फैंग स्टॉक्स क्या करेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ना ही उसे हम इतनी क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। वुड यू गिव प्रेफरेंस टू इंडिया ओवर दीज इंटरनेशनल कंपनीज जहां पर मौका है अब लोगों को पैसे लगाने का? 1% डाउट नहीं है कि भारतीय बाजार दुनिया का सबसे बेस्ट बाजार होगा अगले 3 से 5 साल के लिहाज के पर्सपेक्टिव से। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय बाजार जो ग्रोथ एक्सप्लोर करता है, ऑफर करता है, वो शायद दुनिया का कोई बाजार ऑफर नहीं करता है। और ये जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ है, उसके अराउंड भी सबसे ज्यादा कंफर्ट भारतीय बाजारों। जहां तक यूएस के बाजारों की बात है, मेरा ये भी मानना है कि ये जो करेक्शन के ऊपर बाई करना चाहिए वाली बात थोड़ी मुझे लगता है घबराने वाली बात है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगले अगर मैं 5 साल का 10 साल का व्यू लूं तो एरा ऑफ बिग टेक स्टॉक इज ओवर अकॉर्डिंग टू मी। जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है उसके अराउंड काफी रेगुलेटरी बैकलैश होंगी, काफी कुछ चैलेंजेस आएंगे, तो जो इनकी ओवर वैल्यूएशन वाली कहानियां खत्म हो गई है। हाँ, ये हो सकता है देयर विल बी बाउंसेस, देयर विल बी इंटरमिटेंट रिटर्न्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर ये कंपनियों को ऑल टाइम हाई और न्यू हाई टच करने के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ा डिकेडल समय लग जाएगा, या शायद वो भी नहीं। तो इसलिए अनलेस कोई आदमी बहुत क्लोजली ट्रैक करके उस पर इन्वेस्ट करता है, वो बात अलग है। पर मुझे लगता है कि इंडिया जब हमारे पास घर के अंदर इतनी अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें बाहर जाके खाली जस्ट बिकॉज सब लोग बोल रहे हैं वो करने की जरूरत क्या है, ऐसा मेरा मानना है।
इंडिया ही सबसे बड़ी स्टोरी है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जिसमें आपका पैसा होना चाहिए। अच्छा, इंडिया के लिए अगला जो बड़ा ऑफ कोर्स इवेंट होगा वो 2024 वाले चुनाव होंगे, और कई सारे जानकारों से हमारी जो हाल फिलहाल में बात हुई है, उन्होंने वो कैपेक्स साइकिल पर दाव लगाने की बात की, चाहे वो इंफ्रा कंपनियां हो, चाहे वो सीमेंट कंपनियां हो। इस स्पेस पर क्या आपको भी लग रहा है एक मौका अच्छा खासा मिलेगा इस साल में पैसे बनाने का? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस अच्छा कर रहा है, इसमें कम कंपनियां हैं, काम ज्यादा आ रहा है, सब कंपनियों के अच्छी कंपनियों के मार्जिन अच्छे हैं। तो और ये बात पक्की है कि जो जो कंपनी अच्छा काम कर रही है उनको सरकार भी काम ज्यादा दे रही है, और मतलब तो मुझे लगता है ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए और कर ही रहा है। पिछले कुछ महीनों से इसमें पिकअप देखने को मिला है। तो ये धीरे धीरे बेटर ही होने वाला है, तो मुझे लगता है इसमें इसमें पॉजिटिविटी है। तो विकास जी, आई थिंक इनफैक्ट जो हर्षदा ने प्रश्न पूछा, आई मीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सीमेंट CY22 में बहुत ही बड़ी M&A एक्टिविटी के थ्रू गुजरा। थोड़े वीक प्लेयर्स खत्म हो जाएंगे, शायद कंसोलिडेशन और होगा इस इंडस्ट्री में, शायद 2023 में ऐसा हो। सीमेंट प्राइसेस को देखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड को देखते हुए, हाउसिंग डिमांड को देखते हुए, सीमेंट पर आपका आउटलुक क्या रहेगा, जिसमें पैसा बना, और आई थिंक शायद जो पैसा 3 साल में बनता है वो अमूमन 3 महीने में बन गया। अब यहाँ से व्यू क्या है सर आपका सीमेंट में? वो सीमेंट ऐसा ही होता है, देखिए कोई भी सेक्टर को और वो कौन से 3 महीने बनेंगे आपको पता नहीं होता है, तो आपको कोई भी सेक्टर में रिस्क रिवॉर्ड लेके काफी समय तक, लंबे तक इन्वेस्ट करना रहता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रन अप आ गया है, कंसोलिडेशन भी हो गया है। सीमेंट एज अ सेक्टर अच्छा ही है। अभी थोड़े कमोडिटी प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस कम हुए तो शायद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, जो कुछ हद तक लगता है फैक्टर्ड भी है। हम लोग ज्यादा सीमेंट को इन्वेस्ट करते नहीं, और मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू सीमेंट पे वैसे है नहीं, पर इन जनरल मुझे लगता है कि सीमेंट अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि अभी आगे समय में डिमांड भी अच्छी लग रही है, प्राइसेस के अंदर भी कंफर्ट है, और इंडस्ट्री भी कंसोलिडेटेड है, और कोई बहुत बड़ी नई कैपेसिटीज भी नहीं आ रही है। तो हमारा कोई सीमेंट में एक्सपोजर नहीं है। विकास खिमानी, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर अगेन। थैंक यू आशीर्वाद, थैंक यू। तो विकास खिमानी बेसिकली कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय बाजार आज भले ही दिशाहीन हो, दबाव देखने को मिला हो, और दोनों तरफ के आपको मूव्स इस साल मिलेंगे, लेकिन कमिटेड रहिए। जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना पैसा बनेगा इस बाजार में। 18,144 यह है स्तर आपके लिए निफ्टी का। 88 अंकों की गिरावट। मिड कैप्स का हाल ज्यादा कमजोर दिख रहा है, और निफ्टी बैंक 165 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। यहीं पर हम मार्केट को कुछ समय के लिए छोड़ेंगे, और फिर नीरज जी आएंगे, आपका साथ देंगे, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ब्रेक के ठीक बाद। Powered by Canara Bank. एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है, फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल इसमें, पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं, और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है। पति पत्नी के बीच, और ससुर साहब और उनकी बहू रानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है, तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाएगी।